वेलकम टू फोर्थ क्लासेस ऑफ एसएस क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू यूज ए वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हमारा है ग्लोबल, लोकल और स्टैटिक। जैसे कि हमारा पहले नाम से ही पता चल रहा है, पहला हमारा वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के नाम से पता ये चल रहा है कि जो हमारा यूज होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में, ग्लोबली इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, हमारे जो हमने दिया हुआ है हमारे प्रोग्रामिंग में। तो ग्लोबल का एक्सेस होता है पूरे प्रोग्राम के अंदर, जहां चाहे हम इसका यूज कर सकते हैं। हम किसी एक फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं और आने वाले फंक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल समझने के लिए अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल समझे तो ये जस्ट लाइक हमारे घर के जो हमारे फादर हैं, जिनका एक्सेस हमारे घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, यानी उनकी घर में भी चलती है और घर के बाहर भी चलती है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ये लोकल है, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक एक्सेस होगा, यानी कि उसकी एक लिमिटेशन होगी कि वो कहां से कहां तक में यूज होगा। अभी हम इसको हमें प्रोग्राम में समझेंगे। शॉर्टली अगर हम समझना चाहते तो इसका एक्सेस हमारे ग्लोबली इस ओपनिंग से लेकर इस क्लोजिंग तक ही रहेगा, यानी कि हम इसको एक्सेस कर पाएंगे सिर्फ ओपनिंग से क्लोजिंग के अंदर अंदर ही। और इसकी जो हम अगर इसके चेंजेस कुछ करना चाहेंगे तो हम इसको एक्सेस भी कर नहीं पाएंगे। कहां पर? इस क्लोजिंग के बाहर। थर्ड होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है और लोकल में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक का जो यूज है, अगर हमें किसी वैल्यू को फिक्स करना है तो हम किसका यूज करेंगे? स्टैटिक वेरिएबल का यूज करेंगे। तो इसी इन तीनों हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आ जाते हैं हम हमारे प्रोग्रामिंग पे। तो हमारी स्टार्टिंग होती है हमारी प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया ही है कि हमारी प्रोग्रामिंग की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करने से। तो सबसे पहले हमने हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया है हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को। ये हमारा क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। इसके जस्ट बाद हमने हमारी दो हेडर फाइलों को इंक्लूड किया है, जिनका नाम है studio.h और conio.h। .h से आपको पता चली गया है कि ये कौन सी फाइल है? हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल को जस्ट इंक्लूड करने के बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम क्या है? इंट a। तो a क्या है? वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। यानी कि किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा हमारे प्रोग्राम में? इंटीजर टाइप की, जो स्टार्ट होती है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है। इसको हमने लिखा है हमारे मेन फंक्शन के बाहर। किसके बाहर? मेन फंक्शन के बाहर, यानी कि सबसे पहले ओपनिंग के जस्ट हेडर फाइल की जब बाद ही हमारा क्या है? ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी कि इस वेरिएबल का यूज कोई भी और कहीं से भी कर सकता है। कोई भी अपने प्रोग्राम में या फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकता है किसको? ए को। और ए को इनिशियलाइज भी कर सकता है और अपने फंक्शन में यूज भी कर सकता है। इसलिए इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। यानी कि चाहे तो हम यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के साथ में इसको यूज किया है, ये हमारे यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवाने का काम किया हमारे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे और भी कहीं यूज करना चाहें, तो एक नया फंक्शन हम ले लें, इंट फन। ये हमारा एक क्या है? ये फंक्शन है। आपको पता ही होगा कि जिसके आगे ये फंक्शन का साइन लग जाता है वो हो जाता है हमारा फंक्शन। इसके बाद अगर हम इसकी ओपनिंग करें और इस फंक्शन के अंदर हम हमारे वेरिएबल ए को 10 देंगे, तो यानी हमने इसको क्या कर दिया? इनिशियलाइजेशन। हमने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अभी उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, अब हमने उसे क्या दे दिया है? 10 दे दिया, यानी कि हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया है। तो इसको यूज हम ग्लोबली कर सकते हैं। हम चाहे तो एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं इसके अलावा। हमने चाहे तो एक नया फंक्शन हमने बनाया है जिसमें हमने यूज किया है उसको f2 नाम से। हमने एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? a को इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? इसको एक अलग वैल्यू दे देंगे। हमने अब क्या कर दिया है? इसको 10 से 20 कर दिया है। तब क्या इसकी वैल्यू चेंज हो गई? हाँ, हो गई। लेकिन सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही इसकी वैल्यू चेंज होगी। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों चेंज हो रहा है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो रहा है। तो ये अपना पुराना इनिशियलाइजेशन चेंज करते हुए, पहले मैंने उसे 10 दिया था, अब इस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए ये जो a है वो 20 के है, और इस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए क्या होगा? 10 होगा। ये हमारा है ग्लोबल वेरिएबल। इसके आगे हम समझेंगे लोकल और स्टैटिक वेरिएबल। जस्ट इसके बाद हमने इनिशियलाइज किया है हमारे मेन फंक्शन को। आपको पता है ये प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम की जो सी प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी? हमारे मेन फंक्शन से होगी। ये मेन फंक्शन की हमारी स्टार्टिंग है। कंपाइलर भी सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में किसको ढूंढेगा? मेन फंक्शन को ढूंढेगा। मेन फंक्शन के जस्ट आगे लिखा हुआ है वॉइड।
आपको पता है कि ये क्या है, इसका रिटर्न टाइप है। हर फंक्शन के आगे हमारा लिखा हुआ होता है रिटर्न टाइप। तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, यानी कि ये किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो यानी कि नल वैल्यू को रिटर्न करेगा। हमारे मेन फंक्शन की यहाँ से ओपनिंग होती है, जस्ट हमने ये हमारी प्रोग्राम की ओपनिंग हुई है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। और मेन फंक्शन स्टार्ट होते ही हमने सबसे पहले क्या वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इंट टाइप के बी। बी क्या है हमारा, एक और लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इसको हमने एक जो यूज कर रहे हैं किसके अंदर कर रहे हैं, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कर रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इसकी यहाँ से ओपनिंग है और ये हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग है, यानी कि इसका जो पूरा जितनी भी इसका जीवन होगा पूरा क्या होगा, सिर्फ इसी के अंदर होगा, मतलब इसके जस्ट बाहर इसका कोई भी वजूद नहीं है। तो बी हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है। यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको वैल्यू दे सकते हैं, और सारा काम कहाँ होगा, हमारे इसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर होगा। तो ये हमारा होगा लोकल वेरिएबल। जस्ट इसके बाद हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया है जिसका नाम है सी। कौन सा वेरिएबल है ये, सी। इसका सी है और इसके आगे लिखा हुआ हमने स्टैटिक। और स्टैटिक से आपको पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप का वेरिएबल है हमारा, स्टैटिक वेरिएबल है। अब स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनमें हम वैल्यू को क्या करें, एक बार फिक्स कर दें, यानी कि उसको बार बार हम इनिशियलाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, उसे स्टैटिक कर देंगे। यहाँ पर हमने सी टाइप का जो वेरिएबल है उसे क्या कर दिया है, स्टैटिक कर दिया है। तो हमें इसको एक बार ही इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम इसको चेंजेस नहीं कर सकते। ये भी हमारे लोकल की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि इसका भी स्कोप होता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही वर्क करता है। जस्ट इसके बाद हमारी एक लाइन है CLR/SCR। अब इस लाइन का तो यूज हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि क्या यूज है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि CLR/SCR इसमें हम करेंगे क्लियर स्क्रीन। जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास एक आउटपुट आएगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब हम फिर से इसे रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है वो स्क्रीन पर हमें शो करेगा। तो प्रीवियस आउटपुट को हमें स्क्रीन से हटाने के लिए हम यूज करेंगे CLR/SCR फंक्शन का हमारे प्रोग्राम में। और जस्ट इसके बाद हमारी लाइन स्टार्ट होती है, मेन लाइन है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, A, B और C इन तीनों वेरिएबलों को क्या कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पर। तो हमने वही यूज किया, हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन कौन सा यूज किया है शो करवाने के लिए, printf, जो हमें पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि printf फंक्शन कौन सा फंक्शन है, हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, जो क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए या मैसेज को प्रिंट करवाने का काम कौन करता है, printf फंक्शन करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है printf फंक्शन का साइन, और हमारे इसके अंदर डबल कोट के अंदर हमने लिखा है %d। अब %d का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं %d का। इसके जस्ट बाद हमारी एक लाइन है /n। अब ये नई चीज आई है हमारे इस प्रोग्राम में। /n का बस एक सिंपल सा यूज है कि हमें अगर स्पेस चाहिए हमारे आउटपुट के बाद, यानी a की वैल्यू प्रिंट होने के जस्ट बाद, अगर a में अगर 10 है और 10 प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर, तो 10 प्रिंट होने के कुछ स्पेस के बाद हमारा 20 प्रिंट हो, लाइन चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, /n का यूज करते हैं। तो ये हमारा होगा, एक पहले प्रिंट होगा 10, फिर /n क्या करेगा, हमें इस लाइन को चेंज कर देगा और हमें कौन सी लाइन पे पहुंचा देगा, सेकंड लाइन पे पहुंचा देगा आउटपुट स्क्रीन की। और जो हमारा सेकंड आउटपुट है b, वो कहाँ प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पे। और जस्ट इसके बाद हमारे अगर /n का यूज करेंगे तो हमारा c जो है वो भी क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, यानी ये लाइन भी चेंज हो जाएगी और हम इस लाइन से स्टार्टिंग करने लग जाएंगे हमारी प्रोग्रामिंग की। तो ये हमारा /n का यूज है। इसके बाद हम यूज करेंगे, किसे प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, 3 वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं जो हमने लिए हैं। कौन कौन से, A, B और C, जो तीनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल है। एक स्टैटिक है हमारा, एक ग्लोबल है और एक हमारा लोकल वेरिएबल है। तीनों को हम क्या कर रहे हैं, हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाने का काम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर, जो क्या कर रहा है, printf कर रहा है। तीनों प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन को प्रिंट करवा दिया। इसके जस्ट बाद हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन फिर से हमने यूज किया है, उसका नाम है getch। अब getch हम क्यों यूज कर रहे हैं, पिछली क्लास में भी हमने कंप्लीट किया था इसको कि getch क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखने का काम करता है जब तक कि हम अपना आउटपुट को ठीक से समझ ना सके। तो ये हमारा प्रोग्राम है, जहां से हमारी ये ओपनिंग हुई थी हमारे प्रोग्राम की, ये हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग है। इस एग्जांपल में हमने समझा कि लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल का कैसे यूज है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर।